गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। चलो, कल मैंने आप लोग को बताया था डिफ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। डिफ्रैक्शन में क्या होता है कि जब भी कोई लाइट वेव या फिर साउंड वेव जब कहीं से ट्रेवल कर रहा होता है, तो अगर उसके पास में कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन आता है तो वो उसी कॉर्नर से बेंड हो जाता है, और बेंड होकर के वो फिर दूसरे पाथ को फॉलो करता है, ठीक है। तो इसी फिनोमिना को डिफ्रैक्शन कहा जाता है। देखिए, डिफ्रैक्शन यहाँ बताया गया है कि वेव का एक प्रॉपर्टी होता है। उसके बाद डिफ्रैक्शन के यहाँ पे टाइप बताए गए हैं। डिफ्रैक्शन को दो टाइप में क्लासिफाई किया गया था। हाइजन ने अपने वेव थ्योरी में बताया कि वेव फ्रंट जो है, वेव फ्रंट मतलब जो वेव क्रिएट होती है इस तरह से, एक से दो तीन जितनी वेव क्रिएट होती है, वो लाइट ऑफ सोर्स के हर एक पॉइंट से निकल के आती है। तो जब इसका सेकेंडरी वेवलेट बनता है, मतलब कि ये आपका फर्स्ट हो गया, ये आपका सेकेंडरी हो गया, ठीक है। ये जब बनता है तो ये फर्स्ट वाले वेव फ्रंट के साथ में सुपर इम्पोज हो जाता है, मतलब कि बहुत सारे वेव्स अगर एक साथ ट्रेवल कर रहे होते हैं तो वो एक वेव बना लेते हैं, ठीक है, इंटरफेयर कर लेते हैं। तो इंटरफेरेंस के कारण ये जो वेव्स वहाँ पे क्रिएट होती है, यहाँ पे डिफ्रैक्शन को इससे दो टाइप में बताया गया है। एक आपका फ्रेस्नेल क्लास डिफ्रैक्शन और दूसरा है फ्रॉनहोफर क्लास डिफ्रैक्शन, ठीक है। एग्जाम में आता है, दोनों में डिफरेंस पूछा जाता है। फ्रेस्नेल क्लास डिफ्रैक्शन में क्या होता है कि जो सोर्स और जो स्क्रीन है, दोनों एक दूसरे से फाइनाइट डिस्टेंस पर सिचुएटेड होते हैं। मतलब कि मान लीजिए ये आपका एक सोर्स हो गया, ये आपका स्क्रीन हो गया, ठीक है। दोनों एक दूसरे से, ये बीच में ऑब्स्ट्रक्शन रखा हुआ है, एक ऑब्स्टिकल रखा हुआ है, दोनों का जो डिस्टेंस होता है, दोनों फाइनाइट डिस्टेंस पे प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे जब कोई इमेज बनता है या जब कोई वेव बनता है तो वो आपका स्फेरिकल फॉर्म में दिखाई देगा। अगर पॉइंट सोर्स है तो स्फेरिकल फॉर्म में बनेगा, और स्लिट जैसा है तो फिर वो सिलिंड्रिकल फॉर्म में बनता है। नेक्स्ट देखिए, फ्रॉनहोफर क्लास डिफ्रैक्शन। इस टाइप के डिफ्रैक्शन पे स्क्रीन और सोर्स दोनों एक दूसरे से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर सिचुएटेड होते हैं। जैसे कि ये स्क्रीन हो गया और ये आपका सोर्स हो गया, ये और ये हो गया आपका स्क्रीन, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए ऑब्स्टिकल रखा हुआ है, तो दोनों का जो डिस्टेंस देखेंगे वो इक्वल नहीं होता है, दोनों अनइक्वल होता है, मतलब कि दोनों इनफाइनाइट डिस्टेंस पर सिचुएटेड होते हैं। और इसके अलावा हम यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस का भी यूज करते हैं सोर्स और स्लिट के बीच में, या सोर्स और स्क्रीन के बीच में एक कॉन्वेक्स लेंस का यूज किया जाता है। तो जब हम कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं तो यहाँ पे जो वेव्स आती हैं
वो कॉन्वेक्स के पढ़ने के बाद जब उनको उसका रिजल्ट मिलता है तो पैरेलल बीम की फॉर्म में दिखाई देता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है पोलराइजेशन। आपने पढ़ा होगा कि जो मैकेनिकल वेव्स होती है वो दो टाइप की होती है, एक आपका लॉन्गिट्यूडिनल और एक आपका होता है ट्रांसवर्स। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स में क्या होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं, मीडियम के जो पार्टिकल्स होते हैं वो वेव के डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में वेव जाता है उसी डायरेक्शन पे उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं। ठीक है, बट ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो उसकी अलॉन्ग ना जा करके उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे प्रोपोगेट होते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर यहाँ पे कोई वेव इस तरह से प्रोपोगेट होती है तो यहाँ पे इसके जो पार्टिकल्स हैं वो इसके साथ साथ इसके पैरेलल डायरेक्शन पे प्रोपोगेट होंगे लॉन्गिट्यूडिनल वेव में, और ट्रांसवर्स वेव में जो उसके पार्टिकल्स होते हैं वो परपेंडिकुलर वाइब्रेट होते हैं, उस वेव के प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे प्रोपोगेट होते हैं, तो उसको ट्रांसवर्स वेव कहा जाता है। दोनों ही वेव यहाँ पे रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन डिफ्रैक्शन के फिनोमिना को शो करते हैं, तो इस प्रॉपर्टी के बेस पे वेव को यहाँ पे डिफरेंशिएट नहीं किया जा सकता है। तो पोलराइजेशन एक ऐसा फिनोमिना है जो कि लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स नेचर की वेव को डिफरेंशिएट करता है। ट्रांसवर्स वेव क्या होता है, जहाँ पे वेव पोलराइजेशन के फिनोमिना को शो करती है, बट लॉन्गिट्यूडिनल वेव में जो वेव होती है वो पोलराइजेशन की फिनोमिना को शो नहीं करती है। लाइट वेव भी ट्रांसवर्स नेचर का होता है, बिकॉज इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे प्रोपोगेट होते हैं। जब वो वेव प्रोपोगेट होता है या फिर जब वो वेव इस तरह से मूव करता है तो उसके पार्टिकल्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रोपोगेट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि लाइट वेव अगर कहीं पे प्रोपोगेट कर रहा है किसी प्लेन एरिया में या प्लेन पेपर में, तो उसके जो पार्टिकल्स होंगे वो सारे वाइब्रेट करेंगे बट परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे प्रोपोगेट करते हैं। ठीक है, तो लाइट एक टाइप का आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो गया, बिकॉज लाइट में आप देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही प्रॉपर्टी पाई जाती है, और इनको प्रोपोगेट होने के लिए किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इस वेव में इलेक्ट्रिक वेक्टर और मैग्नेटिक वेक्टर, या फिर ये बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक फील्ड, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे होते हैं। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा और यहाँ पे आपका होता है मैग्नेटिक फील्ड। दोनों एक दूसरे के साथ प्रोपोगेट करते हैं और एक दूसरे के साथ 90 डिग्री बनाते हैं। इसके बाद लिखा है यहाँ पे अनपोलराइज्ड लाइट। अगर कोई लाइट वेव परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे प्रोपोगेट करता है तो उसको हम यहाँ पे अनपोलराइज्ड लाइट बोलते हैं, मतलब कि प्रोपोगेट करने के पहले की जो कंडीशन होगी वहां पे लाइट को अनपोलराइज्ड लाइट कहा जाएगा। देखिए यहाँ पे एक डेमोन्स्ट्रेशन दिया है, इसका एक्सपेरिमेंटल दिया हुआ है पोलराइजेशन को शो करने के लिए। यहाँ पे दो स्लिट लिया है हमने S1 और S2, ठीक है, और दोनों एक दूसरे के पैरेलल ही रखे हुए हैं। इसके बाद यहाँ पे जो इसका एक स्ट्रिंग हमने लिया है जिसको A साइड से बांध दिया गया है और दूसरा एक साइड है उसका B, यहाँ पर उसको हम कनेक्ट करेंगे। तो जब हम A साइड से स्ट्रिंग को चेक करते हैं या थोड़ा सा उसको मूव कराते हैं तो वो इस तरह से मूव होता है और वेव बनाता है, और वेव बनाते बनाते वो इस तरह से दोनों स्लिट के अंदर से वेव बनाएगा और बी पर जाकर के वो शो करता है। लेकिन जैसे ही हम एक दूसरे वाले स्लिट को इस तरह से पैरेलल कर देते हैं, ये दोनों देखिए दोनों एक दूसरे
एक दूसरे के साथ पैरेलल पे है, लेकिन वेव के साथ में, स्प्रिंग के साथ में परपेंडिकुलर है। और यहाँ पे ये वाला तो परपेंडिकुलर है, बट ये वाला पैरेलल है ना। तो यहाँ पे जब हम इस स्प्रिंग को यहाँ से अटैच करने के बाद इसको चेक करते हैं तो वो इस तरह से वेव बनाएगा, लेकिन ये वाला जो आपका एरिया है वो परपेंडिकुलर होने के कारण वहां से तो वो प्रोपोगेट कर लेगा, लेकिन ये वाला जो आपका एरिया है, जो स्प्लिट है, वहां पे वो पैरेलल होने के कारण वहीं पे वो जा करके स्टॉप हो जाता है, मतलब कि वहां पे वो पोलराइज नहीं होता है। जब कोई लाइट वेव इस तरह से मूव करती है तो वो अनपोलराइज होती है, और जब किसी मीडियम से वो गुजरती है तो वहां पे वो पोलराइज हो जाती है। तो यहाँ पे जो ये वेव आपको दिखाई दे रहा है, ये पोलराइज वेव होगा, बिकॉज ये दोनों स्लिट से बाहर की ओर चला गया है। लेकिन यहाँ पे जो अनपोलराइज वेव है वो यहाँ से तो पोलराइज हो जाती है, बट यहाँ पे पोलराइज नहीं हो पाती है, क्योंकि यहाँ पे ये जो आपका स्लिट है वो इस तरह से इसके पैरेलल डायरेक्शन पे हो रहा है, वो इसके अंदर से एंटर नहीं कर पाता है। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट देखेंगे पोलराइजेशन ऑफ लाइट का। इसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए हम यहाँ पे टूरमेलिन का क्रिस्टल लेते हैं, ठीक है, जिसका केमिकल नेम एल्यूमिनियम बोरॉन सिलिकेट होता है, ठीक है। तो ये जो क्रिस्टल हम लेंगे, यहाँ से एक लाइट जो अनपोलराइज होती है उसको दोनों क्रिस्टल के थ्रू अपन क्या करते हैं, यहाँ से क्रॉस कराते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर कोई वेव है और यहाँ पे हमने क्रिस्टल रखा है और यहाँ पर भी क्रिस्टल रखा हुआ है। तो जब ये लाइट यहाँ से एंटर करती है तो वो अनपोलराइज होती है, और जब वो क्रिस्टल पे पड़ती है तो क्रिस्टल पे पड़ने के बाद जब वो बाहर निकलती है तो वो लाइट पोलराइज हो जाती है, और फिर सेकंड क्रिस्टल से पड़ेगी और पोलराइज होकर जब बाहर आती है तो वो हमको हमारी आईज से दिखाई देती है। और इस कंडीशन पे जो लाइट हमको मिलता है उसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, मतलब कि वो लाइट बैंड हमको दिखाई देगा। अब चलिए ये कब होगा, जब दोनों क्रिस्टल को हम उस वेव के परपेंडिकुलर रखते हैं, मतलब कि ट्रांसवर्स नेचर में रखेंगे। लेकिन जैसे ही उन दोनों में से एक क्रिस्टल को आप इस तरह से तिरछा कर देते हैं थोड़ा सा, तो यहाँ से जो लाइट अनपोलराइज होती है वो यहाँ से तो क्रॉस कर लेती है और यहाँ पे पोलराइज हो जाती है, लेकिन इसको जैसे ही हम थोड़ा सा बेंड कर देंगे वो लाइट यहाँ से क्रॉस नहीं कर पाती है पूरी तरह से, और हमको थोड़ा सा लाइट बस दिखाई देता है, और वो लाइट की जो इंटेंसिटी है वहाँ पे कम हो जाती है या फिर डार्क हो जाती है। यहाँ पर देखिए प्रोडक्शन दिया है कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को किस तरह से प्रोड्यूस करते हैं, बाय रिफ्लेक्शन, बाय रिफ्रैक्शन, बाय डबल रिफ्रैक्शन, डाइक्रोनिज्म और स्कैटरिंग। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे रिफ्लेक्शन के प्रोसेस के थ्रू देखेंगे, स्कैटरिंग के प्रोसेस के थ्रू देखते हैं, दो टूक देखेंगे। चलिए पहला इसको ब्रेस्टर का लॉ भी कहा गया है, ठीक है। तो सिंपलेस्ट तरीका होता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रिफ्लेक्शन के प्रोसेस के थ्रू शो करने के लिए। इसको डिस्कवर किया था मालूस ने 1808 में। उन्होंने ये बताया था कि जब किसी लाइट को किसी एक ऐसे मीडियम से या फिर ऐसे ऑब्जेक्ट पे डाला जाता है जहाँ पे रिफ्लेक्शन का प्रोसेस होता है, तो वो लाइट जब एंटर करती है उस ग्लास में तो उसका कुछ पार्ट जो है वो रिफ्लेक्ट होता है, बाकी पार्ट जो है वहां पे रिफ्लेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसके बाद ब्रेस्टर ने 1811 में डिस्कवर किया था पोलराइजेशन को, कि जो लाइट में जो रिफ्लेक्शन होता है वो डिपेंड करता है कि कितने एंगल के लाइट को इंसिडेंस किया गया है। जैसे कि यहाँ पे देखिए ब्रेस्टर लॉ के अकॉर्डिंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू
ऑफ ए ट्रांसपेरेंट मीडियम, किसी ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो इक्वल होता है और टेंजेंट होता है एंगल ऑफ पोलराइजेशन की। आईपी का मतलब हुआ यहाँ पे एंगल ऑफ पोलराइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो ड्रॉ बना है, इस ड्रॉ में ये बताया गया है कि देखिए यहाँ पर एक लाइट है जो कि अनपोलराइज्ड है। अनपोलराइज्ड लाइट को इस तरह से शो किया जाता है, याद रखेंगे। तो पोलराइज्ड लाइट को सिर्फ इस तरह से शो किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये लाइट जो अनपोलराइज्ड है उसको जब हम डालते हैं, इंसिडेंट करते हैं किसी ग्लास पे, किसी मीडियम पे, तो वो इस तरह से आती है और थोड़ी अंदर जाकर के वो रिफ्लेक्ट हो जाती है और उसका कुछ पार्ट जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो सपोज हमने एक अनपोलराइज्ड लाइट ली है यहाँ पे, ये पी, जो कि इस मीडियम पे पड़ती है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसका आई पी, और जो ए क्यू है यहाँ पे, ए और ये आपका क्यू होगा। ये जो आपका ए क्यू है ये रिफ्लेक्टेड रे को शो करता है और जो ए आर है वो रिफ्रैक्टेड रे को शो करता है। तो हम यहाँ पे सपोज कर लेंगे कि माना स्मॉल आर एंगल वो रिफ्लेक्ट होता है या फिर रिफ्रैक्ट होता है, तो स्नेल का फॉर्मूला लगाएंगे। स्नेल का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है। कि आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। हमको यहाँ पे एंगल ऑफ पोलराइजेशन लेना है, तो आई की जगह पर लिखेंगे हम आई टी। ये आपका निकलेगा इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद में जो फर्स्ट इक्वेशन था आपका म्यू इज इक्वल टू 10 आई टी, इसको आप साइन और कॉस के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो बनेगा म्यू इज इक्वल टू साइन आई टी अपॉन कॉस आई टी। अब ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करेंगे बिकॉज ये दोनों म्यू के इक्वल है। देखिए मैंने बताया दोनों को इक्वेट करेंगे तो ये आपका हो गया साइन आई टी अपॉन कॉस आई टी इज इक्वल टू साइन आई टी अपॉन साइन आर। तो यहाँ पे साइन साइन कट गया, यहाँ बचा कॉस आई पी साइन आर। ये देखिए ये वाला इक्वेशन यहाँ पे आ गया। कॉस आई पी को साइन में कन्वर्ट करेंगे तो साइन 90 माइनस आई पी लिखेंगे और ये आपका साइन आर एज इट इज रहेगा। फिर दोनों को यहाँ पे कैंसिल कर देंगे, साइन साइन कैंसिल हो गया तो बचा 90 माइनस आई पी इज इक्वल टू आर, या फिर आई पी की 90 को एक साइड कर देंगे नंबर को, बाकी सारे टर्म्स को एक साइड लेके आएंगे तो आएगा आई पी प्लस आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, सॉरी आपका जो ड्रॉ है वो ड्रॉ में क्या बताया गया है। इस तरह से एंगल बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये है आपका P, ये N, ये A, ये आपका N डैश, यहाँ पे R, यहाँ पे Q, ठीक है। एंगल जो N A N डैश है, ये वाला जो एंगल बन रहा है, यहाँ पे देखिए 3 एंगल बन रहे हैं टोटल, ठीक है। एक आपका बन रहा है N A Q पहला एंगल, दूसरा एंगल बन रहा है आपका Q A R जो 90 डिग्री का है, और तीसरा एंगल बन रहा है आपका R A N डैश। तो हम यहाँ पे जो देखिए एन ए एन डैश जो है वो 180 डिग्री का है। एन ए क्यू आप देख लेंगे, हमने निकाला है आई पी। एन ए क्यू जो है वो एंगल ऑफ पोलराइजेशन को शो कर रहा है, तो उसके लिए हम यहाँ पे आई पी लिखेंगे। उसके बाद क्यू ए आर डैश लगभग 90 डिग्री का है, उसको हमको प्रूफ करके लाना है। और लास्ट में जो आर ए एन डैश है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को शो कर रहा है, तो उसके प्लेस पर आर रखेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने रखा आई पी प्लस क्यू ए आर प्लस आर, ठीक है। क्यू ए आर की वैल्यू मतलब इसको 90 डिग्री प्रूफ करना है, तो इसको एक साइड रख के बाकी सारी वैल्यूज को एक साइड लेके जाएंगे और आई पी प्लस आर के प्लेस पर इक्वेशन नंबर 1 से 90 डिग्री पुट कर देंगे। ये आ गया आपका 90 डिग्री, मतलब कि जो क्यू ए आर एंगल बन रहा है रिफ्लेक्टेड रे ए क्यू और रिफ्लेक्टेड रे ए आर के बीच में, वो 90 डिग्री का बन रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो एंगल ऑफ पोलराइजेशन आता है रिफ्लेक्टेड और रिफ्लेक्टेड रे का, वो दोनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है।
नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग। स्कैटरिंग के थ्रू कैसे पोलराइजेशन होता है। अगर आप क्लियर स्काई में किसी पोलराइड का यूज करते हैं या फिर किसी क्रिस्टल का टूरमेलिन के क्रिस्टल का यूज करेंगे तो आपको जो स्काई है वो ब्लू कलर का दिखाई देता है। क्यों दिखाई देगा वो देखते हैं। अगर आपका जो पोलराइड है, पोलराइड की जगह पे आप कोई ग्लास ले सकते हैं, कोई क्रिस्टल ले सकते हैं, ठीक है। अगर उसको आप धीरे धीरे रोटेट करेंगे तो आपको जो लाइट की इंटेंसिटी है वो भी चेंज होती हुई दिखाई देगी, ठीक है। तो इससे ये शो होता है कि जो लाइट इंसिडेंट होती है हमारे पोलराइड पे वो पोलराइज हो जाती है। मतलब कि इरिगेशन की जो लाइट है वो इस तरह से जब आती है तो वो अनपोलराइज होती है। और वहां पे अगर हमारे एटमोस्फेयर में जो एयर होता है, एयर में जो नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको पढ़ने के बाद जो लाइट है वो पोलराइज हो करके हमारे आइज तक पहुंचती है। तो यहाँ पे जो लाइट है वो स्कैटर्ड हो जाती है। जब वो किसी मॉलिक्यूल पे पढ़ के हमारे आइज तक पहुंचती है तो वो स्कैटर्ड होकर के पड़ती है। इसी प्रोसेस को पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग कहते हैं। चलिए, इसके बाद लास्ट टॉपिक है पोलराइड। पोलराइड क्या होता है। पोलराइड एक ऐसा डिवाइस होता है जिसका यूज हम लाइट को पोलराइज करने के लिए यूज करते हैं। इसके लिए हाँ, इसको सबसे पहले कंस्ट्रक्ट किया था E.H. प्लैंट ने ईयर 1932 में। और इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो लाइट को एब्जॉर्ब करने के काम आती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कंस्ट्रक्ट करते हैं क्विनाइन आइडोसल्फेट का या फिर हेराफेटाइट का एक क्रिस्टल, ठीक है। एक छोटे छोटे क्रिस्टल को हम लोग यहाँ पे अरेंज करते हैं जो एक दूसरे के साथ में इस तरह से अरेंज होते हैं, मतलब सैंडविच टाइप में अरेंज होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब उस क्रिस्टल को हम सेंटर पे रखेंगे और यहाँ से किसी लाइट को उस पर डालते हैं तो वो लाइट जो देखिए डॉटेड फॉर्म में है, मतलब कि वो अनपोलराइज होती है। और जैसे ही उस पोलराइड पे पहुंचती है वो पोलराइज हो जाती है, उसके बाद जाकर के हमारे आइस पे इंसिडेंट होती है। तो इसका यूज क्या होता है। इसका यूज यहाँ पे दिया है प्लेन पोलराइज लाइट को पोलराइज करने के लिए इसका यूज होता है। या फिर जो चश्मे लगाए जाते हैं जो जिनको कम दिखाई देता है वो चश्मों में, स्पेक्टिकल्स में भी इसका यूज किया जाता है। और गाड़ियों के हेडलाइट में या स्ट्रीट लाइट में भी इसको यूज किया जाता है ताकि जो लाइट उस पर पड़े वो पड़ने के बाद में पोलराइज हो करके हमारे आइज पे आए। फोटोग्राफिक कैमरा में इसका यूज होता है या 3D पिक्चर जो अपन देखते हैं उसमें भी इसका यूज किया जाता है। तो एग्जाम में चैप्टर से अगर आपको पूछा जाएगा तो एक यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा पोलराइजेशन का प्रोसेस, डिफ्रैक्शन का प्रोसेस और वेव फ्रंट क्या होता है, वेव क्या होती है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट, ये सारे जो टर्म्स मैंने बताए ये सारा ही बस इम्पोर्टेंट है, इससे ज्यादा आपको इसको पढ़ने का जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद मैं नेक्स्ट कल से दूसरा वो वाला चैप्टर स्टार्ट करूंगी, रे ऑप्टिक्स। और जो भी डाउट आते हैं स्कूल आते हो ना इसमें मेरे को पूछा करो। जो भी समझ में नहीं आया है ऑनलाइन क्लास में उसको हम लोग फिर से रिपीट कर लेंगे क्लास में। यस Yeah. मैम, Yes, प्रैक्टिकल सेंड कर देना। yes, ma'am. हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, मुझे याद नहीं था, भेज रही हूँ, अभी भेज रही हूँ।